हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा को डिजास्टर कहते हैं। यह फ्रांसीसी शब्द देश प्लस उससे से बना है जिसका अर्थ होता है तारे एवं ग्रह। अब हम लोग आपदा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आपदा की परिभाषा अल्पकाल में घटने वाली वैसी घटना, मतलब कि कम समय में घटने वाली वैसी घटना जिसका प्रभाव अति विनाशकारी हो तथा जिससे धन जन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचता हो उसे आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। हम लोग मानव जनित आपदा के बारे में देखेंगे। वैसी आपदा जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, हवाई जहाज दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया। ये सब मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदा है। औद्योगिक दुर्घटना 1984 ईस्वी में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में जहरीला गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव भोपाल में हुआ था। यह एक मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था आपदा। थर्ड है हमारा आग हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, युद्ध हो गया, सांप्रदायिक हिंसा। यह सब जो हमारा है मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा। वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में जल जनित प्राकृतिक आपदा, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सूखा, अतिवृष्टि का मतलब होता है बादल का फटना। वायु जनित प्राकृतिक आपदा हो गया जैसे चक्रवात, तूफान, शीतलहर लोग। तीसरा है हमारा भूजनित प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। ये सब जो हमारा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आपदा प्रबंधन। आपदा के समय राहत पहुंचाने की प्रक्रिया आपदा प्रबंधन कहलाती है। 9 जुलाई 2005 को NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा के समय संकट के साथ साथ यदि व्यक्ति असुरक्षित हो तो आपदा और अति विनाशकारी हो जाता है। आपदा प्रबंधन के द्वारा पहुंचा प्रभावों को कम किया जा सकता है। उसके आपदा प्रबंधन के द्वारा उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। संकट प्लस असुरक्षित बराबर आपदा। आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर PM हो गया, राज्य स्तर पर CM, जिला स्तर पर DM, प्रखंड स्तर पर BDO, पंचायत स्तर पर मुखिया, गांव स्तर पर ग्रामीण जनता। अब हम लोग बाढ़ के बारे में जानेंगे। बाढ़ क्या होता है। बाढ़ का समान या नदियों के जल स्तर में एकाएक वृद्धि से लगाया जाता है, परंतु अतिवृष्टि के कारण जल नदी में पानी की गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। अपने तटबंधों को तोड़कर कृषि एवं आवासीय क्षेत्र में फैल जाए उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के अनेकों कारण हैं। पहला हमारा वन की कटाई। वन वर्षा जल के पहाड़ी इलाकों से निकलने के बाद उसकी गति को कम करता है। वनों की कटाई से नदियों पानी की गति बढ़ जाती है, बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। सेकंड हमारा नदियों के मार्ग बदलने के कारण बाढ़ आ जाता है, जैसे कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी का मार्ग बहुत ज़्यादा बदलता है। तीसरा हमारा मृदा अपरदन के कारण भी बाढ़ आता है। चौथा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। पाँचवा चक्रवात, तूफान इत्यादि के कारण बाढ़ आता है। बाढ़ के दुष्प्रभाव। बाढ़ के कारण कई जीवों एवं मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। अवसाद, आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरे नष्ट हो जाते हैं। कृषि योग्य भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। फसलें नष्ट हो जाती है, पशु चारों की कमी आ जाती है। बाढ़ के नियंत्रण के उपाय। बाढ़ के नियंत्रण के उपाय हम लोग देखेंगे तो तटबंधों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। नदियों के ऊंचे तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। नदियों से नहर निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उसका पानी का बहाव कम हो सके। बाढ़ के दौरान आपदा किट तैयार रखना चाहिए। बाढ़ के दौरान पानी उबाल कर साफ पीना चाहिए। अगल बगल DDT का छिड़काव करना चाहिए। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइथेन यह एक क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। फिर है सुखाड़ के बारे में हम लोग जानेंगे। IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से 25 से 30%
कम हो उसे सूखा कहते हैं। सूखा भी दो प्रकार के होते हैं, समान सूखा 25 से 30% कम, और सेकंड है हमारा प्रचंड सूखा 50 से 75% से कम। समान सूखा भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा समान वर्षा से 25 से 30% कम हो तो उसे समान सूखा कहा जाता है। सेकंड है हमारा प्रचंड सूखा। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा समान वर्षा से 50 से 75% कम हो उसे प्रचंड सूखा कहते हैं। सूखा के कारण, प्रदूषण के कारण पर्यावरण में वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर तथा वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके सूखे की स्थिति हो जाती है। सेकंड है हमारा मृदा अपरदन के कारण मिट्टी में नमी ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है और सूखे की स्थिति हो जाती है। तीसरा हमारा वन विनाश के कारण, वनों की कटाई के कारण वर्षा में असंतुलन की स्थिति हो जाती है और वर्षा में कमी के कारण सूखे की स्थिति हो जाती है। भूमिगत जल में कमी के कारण, मानवीय क्रियाकलाप के कारण भूमिगत जल में लगातार कमी आ रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण वन विनाशक है। सूखे के प्रभाव, सबसे पहले सूखा प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे पहला हमारा किसानों पर प्रभाव। सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, पशु चारे में कमी आ जाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर पड़ता है। सेकंड हमारा रोजगार में कमी। सूखे की स्थिति में कृषि पर निर्भर रहने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तीसरा हमारा अवक्रमित भूमि में वृद्धि। वैसी भूमि जिसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो गई हो उसे अवक्रमित भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सूखे का प्रबंधन। सूखे के प्रबंधन के लिए 2 तरह की योजनाएं आवश्यक है। पहला हमारा दीर्घकालीन योजना, सेकंड है हमारा लघुकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, कुआं, तालाब इत्यादि के विकास आवश्यक है। सेकंड हमारा लघुकालीन योजना। लघुकालीन योजना के अंतर्गत वर्षा जल का संचय, शुष्क कृषि तथा जल संरक्षण का विशेष बल देना चाहिए। फिर अब हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। भूकंप की परिभाषा। पृथ्वी के नीचे का तापक्रम अधिक होने के कारण सभी चीज़ें तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसमें तैरती हुई चट्टान पाई जाती है जिसे प्लेट कहते हैं। यह प्लेट आपस में टकराती हो तो कंपन होने लगता है, जिसके कारण भूकंप आता है, उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड हमारा भूकंप की तीव्रता की माप सिस्मोग्राफिक नामक यंत्र से की जाती है। भूकंप से संबंधित विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तीनों। भूकंप के कारण पृथ्वी तल के नीचे प्लेट के टकराने के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी तल के नीचे काफ़ी मात्रा में गैस एवं लावा जमा होने के कारण भूकंप आता है। ताप जनित दबाव के कारण भूकंप आता है। ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप से मानव तथा धन का नुकसान होता है। भूकंप से मकान तथा पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। रेल मार्ग तथा हवाई पट्टियाँ नष्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पेयजल स्रोत में मिट्टी बालू भर जाते हैं। भूकंप के प्रबंधन। भूकंप के खतरा के हिसाब से पूरे भारत को 5 जोनों में बांटा गया है। तो जोन नंबर फर्स्ट है हमारा, यह सबसे न्यूनतम खतरा वाला क्षेत्र है। इस जोन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि का क्षेत्र आता है। जोन 2 है, यह भूकंप का न्यून खतरा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा का मैदानी क्षेत्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग आता है। जोन नंबर 3 है हमारा, यह भूकंप का मध्य खतरा वाला क्षेत्र है। इसमें देश के पश्चिमी क्षेत्र तथा कुछ पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं। जोन नंबर 4 है, यह भूकंप का अधिक खतरा वाला क्षेत्र है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का उत्तरी भाग इत्यादि का क्षेत्र आता है। जोन नंबर 4 है, यह भूकंप का सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, गुजरात का कच्छ तथा बिहार का सुदूर उत्तरी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिहार के 3 प्रमुख जोनों में बांटा गया है। जोन नंबर 3,
जो गया, जहानाबाद, मगध का क्षेत्र आता है। और जोन नंबर 4 है वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। और जोन नंबर 5 है पूर्णिया, किशनगंज। भूकंप के पीठ तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे तेज गति के तरंगे होती है। भूकंप के दौरान सावधानियाँ। भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान हम लोग को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा भूकंप के दौरान खुले मैदान में एकत्र होना चाहिए। यदि खुले मैदान नहीं पाए तो किसी कोने में छिपकर खड़ा हो जाना चाहिए और सिर को किसी कड़े चीज़ से ढक लेना चाहिए। दूसरा हमारा भूकंप के दौरान ऊंचे भवन, ऊंचे ब्रिज तथा बिजली के खंभे के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा टूटे हुए बिजली के तार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भूकंप के दौरान अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। अब हम लोग सुनामी के बारे में जानेंगे। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री दत्त। सुनामी को तोड़ने पर बंदरगाह की लहरें अर्थ निकलती है। TSU बंदरगाह, अन्य लहर, इसी को सुनामी बोलते हैं। सुनामी की परिभाषा: जब समुद्र की लहरें अति तीव्र गति से उठने लगती है तब इन लहरों की श्रृंखलाओं को सुनामी कहा जाता है। सुनामी के कारण: ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी आता है। भूकंप के कारण भी सुनामी आता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सुनामी आता है। चट्टान भिजने के कारण भी सुनामी आता है। सुनामी से क्या क्या हम लोग का हानि है? तो पहला हमारा महासागरीय जीव जंतु का ह्रास होता है। सेकंड हमारा सागरीय पर्यावरण प्रभावित होता है। संचार तथा यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं। समुद्र के किनारे स्थित समुद्री वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। समुद्र के जल स्तर में काफ़ी कमी आता है। सुनामी के प्रबंधन के उपाय: 26 दिसंबर 2004 को उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में भयानक सुनामी आया था। इसका केंद्र इंडोनेशिया में था। इसके बाद 9 जुलाई 2005 को NDMA की स्थापना की गई थी। इसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी: USA के आपदा सूचक प्रणाली प्राप्त की घोषणा, तटीय क्षेत्रों में संगम वृक्षारोपण की घोषणा, आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट का आधा टॉपिक क्लियर कर दिए हैं और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधा क्लियर कर लेंगे तो मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पर नोट्स को शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।